हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज की सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री की वास्तविक लागत और सामग्री की मानक यानी कि स्टैंडर्ड लागत के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, जो सामग्री की एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, सामग्री लागत विचरण अर्थात मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व भुगतान किए गए व्यय की राशि में वृद्धि डैश के परिणाम स्वरूप होगी। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन। बेटा पूर्व में भुगतान किए गए व्यय यानी कि कोई खर्चा जो भविष्य में होना है उसका हमने अभी भुगतान कर दिया, तो यह क्या करेगा, यह हमारे कैश को कम कर देगा अर्थात नकदी में कमी को करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन, मानक लागत डैश निर्धारण में मदद करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मेजरिंग एफिशिएंसी, दक्षता को मापता है कि हमने मानक की तुलना में एक्चुअल में क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत और मानक लागत के बीच के अंतर को डैश का रूप में भी जाना जाता है। तो यह डिफरेंशियल कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, वास्तविक लागत और मानक लागत के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है। तो ये वेरिएंस एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक लागत निर्धारण में मानक लागत की तुलना किससे की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पूंजी गियरिंग अनुपात डैश का संकेत देता है। तो यह किसका संकेत देता है, उधार ली गई पूंजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वित्त पोषण का एक रूप है जो विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च जोखिम और कथित उच्च विकास फर्मों को वित्त पोषित करने के लिए है। तो यह क्या कहलाएगा, वेंचर कैपिटल, उद्यम पूंजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य वाणिज्यिक उधार किस श्रेणी में आता है। तो यह ऋण पूंजी श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षैतिज विश्लेषण को डैश रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है, गतिशील विश्लेषण, समय श्रृंखला विश्लेषण, अंतर फर्म विश्लेषण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेंड रेशो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। यह किसके संदर्भ में किया जाता है, स्थैतिक विश्लेषण के संदर्भ में किया जाता है। स्टैटिक एनालिसिस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर लागत में वृद्धि से बीई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि ना वो पॉइंट जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। अर्थात बीईपी क्या होगा, हमारी जो लागतें हैं उस पर माल को बेचना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, स्थिर लागत में वृद्धि, जब स्थिर लागत में वृद्धि होगी तो बीईपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बीईपी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब लागत बढ़ जाएगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ा हुआ पॉइंट पे आ जाएगा। सपोज करो पहले हमारी जो टोटल कॉस्ट 40,000 की थी, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों थी। अब स्थिर लागत में जब वृद्धि हुई 40 की जगह वो 45 हो गई, तो हमारा बीईपी भी क्या होगा, वो 45,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उससे कम पर बेचेंगे
तो नुकसान होगा, और जबकि बीईपी का पॉइंट का मतलब है कि ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो स्थिर लागत में वृद्धि होने पर बीईपी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन आ जाएगा, वृद्धि। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, परिवर्तनीय लागत में कमी का बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी तो बीईपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पुराने वाला उदाहरण लें, 40,000 की जगह जब मेरी लागत 35,000 हो जाएगी तो बीईपी भी क्या हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, अर्थात कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी प्रवाह विवरण किससे तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट से, लाभानी खाता या पी&एल का विवरण से, अतिरिक्त जानकारी से, उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा उपरोक्त सभी से तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण तरल अनुपात को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सुपर क्विक रेशो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन क्या है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, सपोज करो ये हमारा सेल है और ये हमारा बीईपी है। तो ध्यान रखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है बीईपी पॉइंट से जितनी ज़्यादा वैल्यू पर विक्रय करेंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में क्या करेंगे, सेल्स माइनस बीईपी, तो पॉजिटिव फॉर्म में जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीईपी वह है जहां, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ना तो लाभ है और ना ही हानि होती है। बीईपी वह पॉइंट है जहां पर विक्रय करने पर ना तो हमें लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बीईपी वह बिंदु है जिस पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, क्या कह रहा है, कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, अंशदान मार्जिन कुल स्थिर लागत के बराबर होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी पॉइंट इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अवधि लागत का क्या अर्थ है, पीरियड कॉस्ट का क्या मतलब है। तो पीरियड कॉस्ट बेटा हम स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड लागत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात को डैश भी कहा जाता है। करंट रेशो को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशो, कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चालू दायित्व 24,000 रुपये, चालू अनुपात 3/4, 3:4, तो चालू संपत्ति की राशि होगी। तो इसको कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, करंट रेशो कितना है 3/4, 3/4 बराबर करंट एसेट आपसे पूछी हुई है और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपको दी हुई है 24,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट बराबर 24,000 गुणा 3,000 बटे 4,000। इसकी वैल्यू निकल के ऐसे निकाल लेंगे तो 4 6 24 और 6 18। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लिक्विड अनुपात को डैश भी कहा जाता है। लिक्विड रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, नेट कैपिटल रेशो, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 60% क्षमता पर स्थिर और परिवर्तनीय लागत क्रमशः 9,000 और 12,000 है तो 80% क्षमता पर कुल लागत क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, क्षमता कोई भी हो, फिक्स्ड जो आपके एक्सपेंस है वो फिक्स्ड रहेंगे, चाहे 60% क्षमता पर काम करो चाहे 80% क्षमता पर काम करो। जो चेंज आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा।
अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे 60% कैपेसिटी पर वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं, 12,000। तो 80% पर कितने होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 12,000 गुणा 80/60। ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट पहले वाली सेम रहेगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 16,000 प्लस 9,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 16 और 9 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकद आउटफ्लो, नकद बहिर्वाह नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है व्यापारिक देयताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी प्रवाह विवरण किस पर आधारित होता है। तो नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन का नकद आधार होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, AS 3 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किसके लिए अनिवार्य है, सभी उद्यमों के लिए या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्यमों के लिए, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा बी और सी, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन से ही। तो नकदी प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सक्रियता अनुपात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशो, देनदार आवर्त अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि अनुपात नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशो। इसका आंसर आ जाएगा चालू अनुपात। चालू अनुपात एक्टिविटी रेशो नहीं है। इट मीन्स जो बाकी के बैलेंस है ये हमारे एक्टिविटी रेशो है। संपत्ति आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, ये हमारे एक्टिविटी रेशो है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा एक्टिविटी रेशो है। तो ये 3 रेशो हमारे एक्टिविटी रेशो के पार्ट हैं, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, तरल अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। लिक्विड रेशो की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। तो यह तरल संपत्ति जो लिक्विड एसेट्स है उनको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध लेखांकन शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था। तो यह सन 1950 में किया गया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रबंध में वित्तीय और परिचालन अनुपात नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये जेम्स एच बिलिच थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन अपने एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।